आज हमारे सामने जो जानकारी है वो राजस्थान की एक जगह के बारे में है। और ये बस कुछ पॉइंट्स और एक तस्वीर का कलेक्शन है, लेकिन इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जैसे एक ही जगह की कई दुनिया एक साथ खुल गई हों। सही कहा। ये एक झील की कहानी है जो सिर्फ पानी का एक बड़ा हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीता जागता इतिहास, एक आर्थिक इंजन है और प्रकृति का एक अजूबा भी है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि कैसे एक ही भौगोलिक इकाई एक झील इतने सारे किरदार निभा सकती है। हाँ, अक्सर हम जगहों को एक ही लेबल दे देते हैं कि भाई ये एक ऐतिहासिक स्थल है या ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन सांभर झील ये तो इन सभी परिभाषाओं को एक साथ समेटे हुए हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल इसी बात पर रहेगी कि ये सारे पहलू आपस में जुड़े कैसे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं सांभर झील की, और जो पहली तस्वीर हमारे सोर्स में है जिसमें हजारों गुलाबी राजहंस फ्लेमिंगो दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। वो तो बस शुरुआत है। इसके पीछे की कहानी में चौहान वंश के एक राजा का नाम है, भारत के नमक उत्पादन का एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, और कुछ ऐसी नदियों का जिक्र है जो इस झील को कह सकते हैं जीवन देती हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक झील एक ही समय में एक ऐतिहासिक स्मारक, एक विशाल नमक की फैक्ट्री और एक पक्षी अभयारण्य, ये सब कैसे हो सकती है? मुझे लगता है इसका जवाब हमें इसके इतिहास की परतों में मिलना शुरू होगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन पर आते हैं, जो है जयपुर, राजस्थान में। ठीक है। ये तो हुई सीधी सादी जानकारी, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ आता है। हमारे नोट्स में बिजोलिया शिलालेख का जिक्र है। अच्छा। जिसके मुताबिक इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये बात सुनते ही इस झील की पूरी पहचान बदल जाती है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं रह जाती। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी इसे एक मानवीय हस्तक्षेप का एक सोची समझी योजना का नतीजा बना देती है। हाँ, वासुदेव चौहान, जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम जुड़ने का मतलब है कि हम 6ठी शताब्दी के आसपास की बात कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। जरा सोचिए, उस जमाने में आज से लगभग 1500 साल पहले किसी शासक ने इतने बड़े पैमाने पर एक झील का निर्माण करवाया। ये सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं रहा होगा। नहीं, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी रणनीतिक या आर्थिक सोच रही होगी। ये कोई अचानक बनी हुई झील नहीं है, इसे बनाया गया था। पर इसके आकार को देखें तो ये अविश्वसनीय लगता है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण, वो भी उस जमाने में। देखिए, यहाँ निर्माण शब्द का मतलब शायद आज के दौर जैसा डैम या कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना नहीं था। अच्छा। हो सकता है कि उन्होंने किसी प्राकृतिक रूप से निचले इलाके को और गहरा करवाया हो, या पानी के बहाव को मोड़कर एक जगह इकट्ठा करने का इंतजाम किया हो। लेकिन इसका पैमाना ही इसे खास बनाता है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील होना इसे एक राष्ट्रीय स्तर का लैंडमार्क बनाता है, और इसका यही विशाल आकार बाद में इसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व की नींव रखता है। अच्छा, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर इसे बनाया गया था तो ये इतनी खारी कैसे हो गई? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। आमतौर पर तो नदियां मीठे पानी की होती हैं। हाँ, हमारे सोर्स में 5 नदियों के नाम हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। मेथा, रूपनगढ़, खारी, तुर्तमती और खंडेला। तो फिर मीठे पानी की नदियां एक झील को इतना खारा कैसे बना सकती हैं? ये तो उल्टी बात लग रही है। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब सांभर के भूगोल के दिल में छिपा है। बताइए। होता यह है कि ये नदियां जब अपने रास्ते से गुजरती हैं तो वे चट्टानों और मिट्टी से होकर बहती हैं, जिनमें नमक और दूसरे खनिज घुले होते हैं। ओके। तो पानी मीठा होता है, लेकिन उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में ये लवण घुल जाते हैं। अब सोचिए कि हजारों सालों से ये 5 नदियां अपना पानी इस एक विशाल उथले बेसिन में डाल रही हैं। अच्छा। राजस्थान की तेज गर्मी में पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है। हाँ, evaporates। लेकिन वो अपने साथ लाए लवणों को पीछे छोड़ जाता है। ये प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है। परत दर परत नमक जमता गया और सांभर आज इतना खारा है। अरे वाह, ये एक तरह की प्राकृतिक नमक की खेती है जो सदियों से चल रही है। बिल्कुल। और सोर्स में एक और बारीक जानकारी है जो इस बात को और पुख्ता करती है। लिखा है कि मेधा नदी में सर्वाधिक लवणता है। हाँ, यानी नमक लाने का सबसे ज्यादा काम यही नदी करती है। हाँ, और ये जियोलॉजी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि मेथा नदी का बहाव क्षेत्र, यानी उसका जो कैचमेंट एरिया है,
वो ऐसी चट्टानों और मिट्टी से बना है जिसमें नमक की मात्रा बाकी नदियों के क्षेत्रों से कहीं ज्यादा है। अच्छा। तो वो इस झील के खारेपन की मुख्य जिम्मेदार है। ये छोटी छोटी जानकारियां ही हमें पूरी तस्वीर समझने में मदद करती हैं कि सांबर झील क्यों है। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक जटिल भूवैज्ञानिक सिस्टम है। ये कमाल है, कैसे 6वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक फैसला आज भी इस जगह के भूगोल को परिभाषित कर रहा है। लेकिन आज इस झील की असली ताकत शायद इसके इतिहास से भी ज्यादा इसके उत्पादन में है। हाँ, आर्थिक महत्व। और यहाँ जो आंकड़ा हमारे नोट्स में है वो सच में चौंकाने वाला है। ये झील अकेले पूरे भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.9% हिस्सा बनाती है। इस आंकड़े को जरा ठहर कर समझने की जरूरत है। 8.9%, लगभग 9%। हाँ, इसका मतलब है कि देश में बिकने वाले नमक का हर 10वां या 11वां पैकेट बाप रे, इसी एक झील से आ रहा है। ये इसे सिर्फ एक स्थानीय संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व की एक आर्थिक संपत्ति बना देता है। बिल्कुल। नमक सिर्फ हमारे खाने की मेज पर नहीं होता, ये केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, अनगिनत उद्योगों के लिए एक जरूरी कच्चा माल है। बिल्कुल। तो सांभर झील चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाने में मदद कर रही है। और अगर हम इसे सिर्फ राजस्थान के नजरिए से देखें तो ये आंकड़ा और भी हैरान करने वाला हो जाता है। और भी ज्यादा। सोर्स के मुताबिक ये राज्य के कुल नमक उत्पादन का 80 से 90% है। 80 से 90%? मतलब राजस्थान की पूरी सॉल्ट इकोनॉमी इसी एक झील पर टिकी है। बिल्कुल। ये आंकड़ा सिर्फ कागज पर बड़ा नहीं लगता। इसका असली मतलब ये है कि उस पूरे क्षेत्र का जीवन इस झील के इर्द गिर्द घूमता है। पीढ़ियों से वहां किसी बच्चे का स्कूल जाना, किसी घर में शादी होना, किसी का रोजगार, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि झील में नमक कैसा बन रहा है। हाँ, सही बात है। ये एक पूरी तरह से सॉल्ट ड्रिवन सोसाइटी है। वहां के लोगों के लिए ये सिर्फ एक झील नहीं, ये उनकी रोजी रोटी है, उनका अस्तित्व है। और ये बात इस जानकारी से और गहरी हो जाती है कि वहां बनने वाले नमक का एक खास नाम भी है। हाँ, सोर्स में क्यार शब्द का उल्लेख है। ये सिर्फ सॉल्ट या नमक नहीं है, ये क्यार है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बिंदु है। क्यार शब्द शायद उन क्यारियों से आया है जिनमें नमक का पानी सुखाकर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। अच्छा। जब किसी उत्पाद को एक स्थानीय विशेष नाम दिया जाता है तो ये दिखाता है कि वो उस समुदाय की पहचान और परंपरा का कितना गहरा हिस्सा बन चुका है। सही है। ये सिर्फ एक औद्योगिक वस्तु नहीं है, ये एक विरासत है। ये नाम बताता है कि वहां के लोगों का इस झील और इसके नमक के साथ एक रिश्ता है जो महज कारोबार से कहीं आगे का है। क्यार शब्द में सदियों का ज्ञान, परंपरा और उस जगह की आत्मा छिपी हुई है। वाकई हमने देखा कि कैसे इतिहास भूगोल को और भूगोल अर्थव्यवस्था को आकार दे रहा है। लेकिन अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने हमें शुरू में आकर्षित किया था, वो फ्लामिंगो वाली तस्वीर। हाँ, पक्षियों का स्वर्ग। ये हमें झील के एक बिल्कुल अलग पहलू, इसके पारिस्थितिक महत्व की ओर ले जाती है। और मजे की बात यह है कि ये पहलू भी बाकी सबसे जुड़ा हुआ है। कैसे? सांभर का खारा पानी जो इंसानों के लिए नमक का स्रोत है, वहीं इन पक्षियों के लिए जीवन का आधार बनता है। अच्छा। इस बेहद खारे पानी में एक खास तरह का इकोसिस्टम पनपता है। यहाँ एक खास तरह के शैवाल, मतलब एल्गी, हाँ, एल्गी, और छोटे जलीय जीव जिन्हें ब्राइन श्रिम्प कहते हैं, वो बड़ी तादाद में पैदा होते हैं। और यही शैवाल और ब्राइन श्रिम्प फ्लेमिंगो का पसंदीदा भोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंगो यहाँ सिर्फ आराम करने या सुंदर दिखने के लिए नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असल में एक दावत के लिए आते हैं। हाँ, ये उनके लिए एक तरह का पिट स्टॉप है जहाँ वे अपनी लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा भरते हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पिट स्टॉप, या कह सकते हैं रिफ्यूलिंग स्टेशन। ये पक्षी साइबेरिया और मध्य एशिया जैसे ठंडे इलाकों से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत आते हैं। बहुत लंबी यात्रा है। इस लंबी और थका देने वाली यात्रा के बीच में सांभर जैसी जगहें उनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी हैं। यहाँ उन्हें भरपूर भोजन मिलता है और झील का विशाल उथला विस्तार उन्हें शिकारियों से सुरक्षा भी देता है। हाँ, ये भी एक बात है। इसीलिए सांभर को एवियन पैराडाइज यानी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो जो खारापन वासुदेव चौहान के बनाए बेसिन में हजारों साल से इकट्ठा हो रहा है, हाँ, और जो नमक क्यार के रूप में हमारी थाली तक पहुंचता है, वही खारापन इन खूबसूरत प्रवासी पक्षियों को यहाँ खींच लाता है।
बिल्कुल, सब कुछ एक ही धागे में पिरोया हुआ है। एकदम। और इसी अनोखे और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम की वजह से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। अच्छा। हमारे नोट्स में साफ लिखा है कि 1990 में सांभर झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। रामसर साइट, ये मैंने सुना है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब होता है? रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए की गई है। ठीक है। किसी जगह को रामसर साइट का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये इस बात की वैश्विक घोषणा है कि ये वेटलैंड दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जल पक्षियों के निवास स्थान के रूप में। 1990 में ये दर्जा मिलना दिखाता है कि दुनिया ने सांभर के पारिस्थितिक मूल्य को बहुत पहले ही पहचान लिया था। यह हमें याद दिलाता है कि इस झील को बचाना सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक वैश्विक जिम्मेदारी है। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा उस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही कि एक झील इतनी सारी भूमिकाएं कैसे निभा सकती है। हाँ। और जवाब हर कदम पर मिलता गया। चौहान वंश के इतिहास से लेकर मेथा नदी की अनोखी भूवैज्ञानिक खासियत तक, जिसने एक पूरी नमक की अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, और उसी अर्थव्यवस्था के बाय प्रोडक्ट यानी खारे पानी ने फ्लेमिंगो के लिए एक स्वर्ग बना दिया। ये एक शानदार उदाहरण है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना जटिल और बहुस्तरीय हो सकता है। बिल्कुल। वासुदेव चौहान के निर्माण से लेकर क्यार नमक के उत्पादन और फिर रामसर साइट की वैश्विक मान्यता तक हर जानकारी एक बड़ी आपस में जुड़ी हुई कहानी का हिस्सा है। सही कहा। ये सब मिलकर सांभर झील की एक पूरी और समग्र तस्वीर बनाते हैं जो किसी एक नजरिए से देखने पर कभी नहीं दिख सकती। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर, बताइए। हमने ये समझा कि सांभर झील का पूरा अस्तित्व, उसका नमक, उसका इकोसिस्टम, उसके पक्षी उन 5 नदियों पर निर्भर है जो उसमें अपना पानी और लवण लाती हैं। हाँ, वो उसकी जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल, जीवन रेखा। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और पानी का संकट बढ़ रहा है, अगर इन जीवनदायिनी नदियों के बहाव में कमी आती है या प्रदूषण की वजह से इनके पानी की गुणवत्ता बिगड़ती है, तो उसका असर सांभर झील के भविष्य पर क्या होगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या चौहानों की ये विरासत, भारत की नमक की कटोरी और फ्लेमिंगो का ये घर हमारे समय की चुनौतियों का सामना कर पाएगा?